हेलो दोस्तों। कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। जाड़ों की धूप जितनी धीरे धीरे मुडेरों से लॉन में उतरती है, भागती उससे ज़्यादा तेज़ी से है। मुझे भी अपनी कुर्सी लिए उसके साथ साथ घिसटना पड़ता है। कभी लगता है कि धूप मेरे साथ आँख मिचौली खेल रही है और मैं उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही हूँ। जब धूप के टुकड़े मुझे अंगूठा दिखाकर पेड़ की फुगनियों पर टंग जाते हैं, तब मैं थकी हारी ठंड का एहसास लिए घुटने सहलाती बिस्तर में बैठ कंबल ढक लेती हूँ। तब लगता है मैं भी उस चंचल धूप में छौने को चिढ़ा रही हूँ कि देख, तू नहीं तो क्या हुआ, तेरा विकल्प तो मेरे पास है। लेकिन मैं केवल ओढ़ने के बहाने नरम गुनगुने धूप के टुकड़े को लपेट लेने का सुखद एहसास पा लेती हूँ। बहू हिना अदरक वाली चाय की प्याली वहीं पकड़ा जाती है। लगता है धूप हार गई है और मैं जीत गई हूँ। पुरस्कार में मिली गर्मा गर्म चाय एक नया सुकून देती है। अपनेपन के एहसास से मैं भर उठती हूँ। यह अपनत्व चाय की भाप का है जिसने मुझे अंदर तक राहत पहुँचाई है, या हिना के अपनत्व की महक है जो मेरे बिना बताए ही मेरी आवश्यकताओं को जान लेती है। चाय के साथ कुछ स्नैक्स या बिस्किट भी मेरे पास रख देती है। मम्मा कुछ और दूँ? मैं गर्दन हिलाकर इनकार कर देती हूँ। तुमने चाय ली? हाँ ले रही हूँ मम्मा। ये स्नैक्स तुम ही ले लेना, अधिक देर बिना खाए रहना ठीक नहीं, गैस बनने लगती है। जी मम्मा, कहकर हिना प्लेट उठाकर ले जाती है। चाय सुलगते हुए विचारों की वीथिका से बाहर आती हूँ। अंदर का लेखक जैसे हर वक्त सजग रहता है। कागज कलम लेकर अक्षर ढालूं कि हिना पूछती है, मम्मा रात को खाने में क्या बना लूं? हिना की ओर देखती हूँ। मन के लेखक को हटने और रसोई में घुसने में कुछ पल लगते हैं। बीच में टोका जाना भी रुचा नहीं। लेकिन हिना को क्या मालूम कि उसकी सास मन ही मन क्या लेखा जोखा कर रही है। टालने के लिए कहती हूँ, आज कुछ भी अपने मन से बना लो। मृत्युंजय और तुम्हारे पापा तो यहाँ है नहीं, हम दोनों को ही खाना खाना है। हिना असमंजस में पड़ जाती है। मेरी ओर देखने लगती है, मानो आंखों ही आंखों में पूछ रही हो कि क्या मेरी पसंद का खाना खा सकोगी? अभी तक तो सभी की पसंद का बनता रहा है, मेरी पसंद कभी किसी ने जाननी ही नहीं चाहिए। मैं उसके भाव ताड़ जाती हूँ, लेकिन उसके इन भावों का उत्तर मेरे पास नहीं है, क्योंकि ससुराल आने पर मैंने अपनी पसंद को मन के तहखाने में दफन कर लिया था और आज उम्र की तीसरी सीढ़ी पर खड़ी अपनी पसंद भी भूल चुकी हूँ। पुचकारने का सा भाव आ जाता है। तुम्हारी पसंद मेरी पसंद होगी, निश्चिंत होकर बना लेना। असमंजस का स्थान बदल जाता है। एक चमक से उसके चेहरे पर आ जाती है। सच मम्मा, मैं अपनी पसंद से बनाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं। और गुनगुनाती हिना रसोई में चली जाती है। आश्वस्त होती हूँ कि मैं हिना की रुचि को मरने नहीं दिया। अफसोस भी रहा कि पहले कभी इस बात का ध्यान क्यों नहीं आया। भूल जाती हूँ सब और हिना अपने पूरे वजूद के साथ मेरे सामने खड़ी हो जाती है। मन मंथन शुरू हो जाता है। क्या हिना को वह सब दे पाई हूँ जिसकी वह अधिकारिणी है, या मैंने केवल चाहा ही चाहा है, दिया कुछ नहीं? मन मंथन के साथ बीते लम्हे कुछ सवाल, कुछ उत्तर, कुछ उलझन के भाव लिए मेरे सामने आ खड़े होते हैं। मृत्युंजय का विवाह मेरे जीवन की पूर्णता बन गया था। तब लगा था इसे पूर्ण कर निश्चिंतता की सांस लूंगी। जिस समय दूल्हे के रूप में मृत्युंजय मेरे कदमों पर झुका, जाने कब से संचित खुशी के आंसू टपक पड़े। अवरुद्ध कंठ से आशीर्वाद के दो शब्द भी ना फूट सके। इस रूप की कल्पना मैं जाने कब से करती आ रही थी। प्रतीति हुई कि मैं भारहीन हो गई हूँ। अपना कर्तव्य पूरा हुआ, अब चैन से मर पाऊंगी। तभी मृत्युंजय के पदचापों का पीछा करती ताजी खिली गुलाब की कलीसी हिना मेरे आंगन में खुशबू बिखेरने आ गई। बहारों से जैसे मेरा घर भर गया। चूड़ियों और नुपुरों की ध्वनि चारों तरफ गूंजती रही। अपनी तरफ से हिना का पूरा ध्यान रखती, कभी जल्दी उठने के लिए टोका नहीं, किसी काम की उम्मीद नहीं की। सोचा अभी खेलने खाने के दिन है, थोड़े समय में अपने आप समझ जाएगी। लेकिन जल्दी ही लगा कि उसे अधिक लाड प्यार किसी गलत दिशा की ओर मोड़ रहा है। हिना का रुख कभी रसोई की ओर होता ही नहीं। सुबह मैं सबके लिए नाश्ता तैयार करती और वह नाश्ता कर लंबी तान कर सो जाती। काम वाली बाई यदि बर्तन साफ करने या सफाई करने ना आती तो मैं अकेली सारे काम में जुटी रहती। मन के किसी कोने से नन्ही सी उम्मीद सिर उठाती, यदि हिना थोड़ा सहारा लगा देती तो। कहते हैं वृद्धावस्था में बेटा बाप का दायां बाजू होता है, तो बहू को भी सास का दायां बाजू बनना चाहिए। थक जाती तो लगता काश कोई इस समय एक प्याली चाय की थमा देता। पति तो अपने जीवन भर की कमाई फंड के रूप में पा चुके हैं और वृद्धावस्था में पेंशन पा रहे हैं, पर मेरे पास संचित करने और पेंशन पाने जैसा क्या है जो थोड़ा आराम पा सकूं? जो मिलना नहीं उसके बारे में सोचना कैसा, लेकिन जो मिल सकता है सोच तो उसी के विषय में बनती है। लंच के समय मृत्युंजय आकर ही हिना को जगाता। मृत्युंजय के साथ लंच लेकर फिर कमरे में बंद हो जाती। अक्सर लंच के बर्तन भी कमरे में ही पड़े रहते। मैं जैसे कहीं किनारे पर आ गई। मेरे अंदर की स्नेहिल सांस छटपटाने लगी।
मृत्युंजय को भी अच्छा न लगता कि हिना को खाने के लिए जगाए। हिना खाना खाती फिर सो जाती। घर में खाने के अलावा भी ढेर सारे छोटे छोटे काम होते हैं। मृत्युंजय ने ही कमान संभाली। अपने कमरे की जगह दूसरे कमरे में काम करने लगा। हंसते हंसते उसने कई बार संकेत भी दिया, हिना कभी कभी रसोई भी देख लिया करो। माँ तुम्हारे आने के बाद भी अकेले ही सब कुछ करती हैं। नहीं आता तो सीखने की कोशिश करो। हिना हंसकर टाल जाती। अम्मा, कल से देर से घर आया करूँगा। मेरे आने की जिसे परवाह नहीं उसके लिए क्या घर आऊँ। मृदुलेश भी अक्सर पूछते, हिना इतना सोती क्यों है? ठीक ठाक तो है ना? क्या उसे चाय बनानी आती है? मुझे क्या पता। हाँ, इतना सोते किसी को नहीं देखा। हम आपस में चर्चा करके रह जाते। नई नई बहू है, क्या कहें। टोका तो मायके में जाकर कहेगी। मृत्युंजय अपने तरीके से समझाता, लेकिन सब बेकार। पूरा कमरा बेतरतीब बिखरा बिखरा पड़ा रहता। मृत्युंजय के गंदे कपड़े अलमारी में ठुसे रहते। झिझक के कारण मृत्युंजय अधिक जोर देकर कह नहीं पाता। सुई धागा लेकर अपने टूटे बटन आप टाँगता रहता। मैं भी देखकर अनदेखा कर देती कि बहू अपने आप संभालेगी। मृत्युंजय पहले की तरह ही अपने कपड़े आप धोता, आप ही प्रेस करता। हिना को उसके कामों से भी कोई मतलब न था। मैं सोचती, जो स्त्री अपने पति के काम नहीं कर सकती वह भला और क्या करेगी। एक दिन मृत्युंजय को बुखार चढ़ाया। रात को दवाई लेकर अपने कमरे में जा सोया। विवाह से पहले बीमारी की हालत में मेरे कमरे में सोता और मैं पूरी रात उसका सिर सहलाती रहती। इकलौते पुत्र पर शायद मेरे वात्सल्य की पराकाष्ठा थी कि वह अबोध शिशु सा हमेशा मेरे आंचल की छांव में लेटकर सुकून पाता। सुबह मृत्युंजय मेरे बिस्तर में आ घुसा। बुखार से शरीर तप रहा था, आंखें लाल हो रही थीं। मेरी नींद पल भर में हवा हो गई। चैतन्य हो मैंने थर्मामीटर लगाया। बुखार 105 डिग्री। मैंने चिंतातुर हो हिना को पुकारना चाहा। मृत्युंजय जैसे मेरे मन की बात समझ गया। वह सो रही है माँ, उसे क्यों जगाती हो? उसने मुझे आवाज़ देने से रोक लिया, लेकिन मुझे विस्मय भी कम नहीं हुआ। जिसका पति बुखार में तप रहा हो उस स्त्री को भला नींद कैसे आ सकती है? पूछा, क्या अभी सोई है? नहीं, पूरी रात निश्चिंत होकर सोई है। यह कहकर मेरी गोद में मुंह छिपाकर रोने लगा। मैं समझ गई कि यह बुखार मानसिक तनाव के कारण है। पत्नी से जो अपेक्षाएं एक पति को होती हैं वह उसे नहीं मिल रही। मध्यम वर्गीय परिवारों में पत्नी ही पति की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। मृत्युंजय ने अपनी माँ को हमेशा उसी रूप में पाया है। वही सब पत्नी से पाने की आकांक्षा भी उसके मन में है। मैंने आधा घंटे तक बर्फ के पानी की पट्टियाँ माथे पर रखीं, एक पैरासीटामॉल दी। बुखार थोड़ा नीचे आया तो उसकी आंख लग गई। उसे सोता छोड़ मैं उठी। दैनिक कार्यों से निवृत्त हो चाय बनाई। चाय की प्याली लिए हिना के पास पहुंची, उसे जगाया। मम्मा, कैसी तबीयत है उनकी? आंखों में ढेर सारी मासूमियत लिए उसने मुझसे पूछा। अपने पति की तबीयत के बारे में मुझसे ज़्यादा तुम्हें पता होना चाहिए हिना। पति रात भर बुखार में तड़पता रहा और तुम ठाठ से सोती रही। मेरी आवाज़ में थोड़ी रुक्षता आ गई। मुझे नहीं मालूम कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। वहाँ तो किसी के बीमार पड़ने पर मम्मी ही संभालती हैं। लेकिन हिना, अब तुम बेटी नहीं, मृत्युंजय की पत्नी हो। पति का ख्याल रखना चाहिए। उसका सिर व पैर दबाती, एक आध बार चाय बनाकर पिलाती। मैंने समझाना चाहा, सुनकर उसने नज़रें झुका ली। मम्मा, वे मुझसे पैर नहीं दबवाते। बुद्धू कहीं की। शुरू शुरू में लड़कों को शर्म आती है, लेकिन मन से चाहते हैं। जल्दी चाय पीकर जा, अंदर कमरे में लेटा है। मैं ज़रा घर के काम से निपट लूँ, तुम उसका सिर दबाओ। उसके भोलेपन पर मुझे हंसी आ रही थी। कितनी निश्चिंत, कितनी निर्द्वंद व कितने साफ मन की है। इसे सिखाना और समझाना होगा। इसके बाद मैं उसे पारिवारिक पत्रिकाएं लाकर देती, पति पत्नी संबंधी लेखों को रेखांकित कर पढ़ने को देती, समय समय पर समझाती। पति का काम करने से पति पत्नी दोनों को सुकून मिलता है, दोनों में प्रेम बढ़ता है। वह बिना किसी प्रत्युत्तर के मौन रहकर सुन लेती। एक दिन मैंने फिर टोका, हिना, शाम को हाथ मुंह धोकर फ्रेश हुआ करो, साड़ी भी चेंज किया करो, थोड़े दिन दुल्हन सी तो लगो। मुझे शर्म लगती है। किससे? आपसे और पापा से। जमीन देखते हुए उसने उत्तर दिया, क्या तुम्हारे सास ससुर की कभी शादी नहीं हुई थी? ये दिन उनके जीवन में भी आए थे। बेटा बहू चहकते अच्छे लगते हैं। उस दिन से हिना एक नए रूप में सामने आने लगी। मैं ही अक्सर दोनों को बाहर भेज देती, चाहती ये सब वह अपनी मर्जी से करें, मुझे कहना ना पड़े। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। हाँ, थोड़ा धैर्य रखना पड़ा। मेरे मन में सास का कोतवाल मुझे चाबुक मारता, बहू की लगाम पकड़ कर रखो वरना हाथ से छूट जाएगी। सखी सहेली भी यही समझाती। विवेक समझाता, घर को कोतवाली नहीं, घर ही बना रहने दो। द्वार से जरा सी खिसक सहमी सी हिना को आंगन में पहुंचने दे। मन में द्वंद्व मचता रहता। धीरे धीरे मेरे मन में बच्ची सास की आस दफन होती गई और एक माँ सजग हो गई। अब हिना मृत्युंजय के खिले चेहरे देखकर कितना सुकून मिलता है। मम्मा, खाना खा लीजिए।
विचारों के भंवर से उभरी तो देखा हिना खाने की थाली लिए खड़ी है। झटपट थाली लेकर देखा। उत्सुकता थी कि हिना ने अपनी पसंद का क्या बनाया है। गोभी मटर की कढ़ी और भात देखकर चौंक पड़ी। मेरी पसंद का इतने सालों बाद इसे कैसे पता चला? मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे क्या पसंद है। पल भर को मुझे चुप देखकर शंकित हो उठी हिना। आपको पसंद नहीं है मम्मा? कुछ और बना दूं? नहीं री, तूने तो 30 साल बाद मेरी पसंद जगा दी। मैं तो भूल ही गई थी। अपनी थाली भी यहीं ले आ, दोनों साथ खाएंगे। बहुत दिनों बाद कितना पीछे लौटी हूँ, कितना आगे बढ़ी हूँ। इन फासलों को नापूं कि बीच में हिना आ खड़ी हुई है। मेरी अपनी, बहुत अपनी हिना।